स्वागत है आपका अरिविहान में, आपके अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे जहां हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, हालांकि छोटा नहीं है, काफी बड़ा वीडियो है, पर लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले 2023 का प्रश्न पत्र, मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि पेपर किस पैटर्न में आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। हालांकि आपके पेपर सॉल्यूशन तो यहाँ पे साथ में चलते रहेगा, पर एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय अगर कुछ दिक्कत आती है तो भाई साहब अरिविहान उसके साथ में खड़ा है ना। अरिविहान के अंदर अभी उन्नति बैच जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी सफलता के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चालू करी है उन्नति 2.0। इसके अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी जो हमारे लैंग्वेज क्या सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पूरे पूरे सॉल्यूशन, साथ में सारे कंसेप्ट, वो भी छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। और साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाला है उसका प्रैक्टिस सेशन, मतलब प्रैक्टिस सेशन आपको हर लेक्चर के नीचे यहाँ पे मिलेगा क्या, कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर लेक्चर, और फिर उसको आप सॉल्व करके वहां के टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अरिविहान वैसे भी बहुत सारी चीज आपको प्रोवाइड करता है, आपके साथ में आज फ्यूचर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि मतलब लेक्चर के ड्यूरेशन के अंदर आपको किस तरीके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं और आप लाइवली उसका आंसर यहाँ पे देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है। कहाँ पे? अरिविहान की एप्लीकेशन पे, जिसके अंदर अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च करी है उन्नति बेस 2.0। तो फटाफट से जाइए, उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपकी एग्जाम के अंदर एक बूस्टअप मिले और आप बहुत अच्छे परसेंटेज यहाँ से पास हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं हम 2023 का प्रश्न पत्र। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम लोग यहाँ देखें तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन दे के रखती पेपर में, वो पढ़ना भी थोड़ी सी क्या है यहाँ पे जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ सकेंगे कि पेपर किस तरीके से, हालांकि बच्चे उसको छोड़ देते हैं पर हम समझदार है, थोड़ा सा इसको देखते हुए चलेंगे। हमें क्या बोला गया है? ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। और क्या दे रखा है यहाँ पे? सब क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कैरी 1 मार्क ईच, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक 2 मार्क्स के, फिर 16 से लेके 90 तक 3 मार्क्स के, और 20 से 23 क्या है 4 मार्क्स के। अब एक बात आपको यहाँ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक आपको हर क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन मिलेगा। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो ये मत कर देना कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दो और वाला भी सॉल्व कर दो। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों में से एक सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख ले सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? चूज द राइट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे को यहाँ पे चूज करना है। क्या बोल रहा है? इन द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5x। चलो ये बोला गया और हमारे पास में चार ऑप्शन क्या दे रखे? एफ इज अ 1 1 ऑन 2, ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। अगर एफ मेरे पास में 1 1 ऑन 2 है, ये चीज समझ में आ रही है। ऑप्शन में दे रखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। और दूसरा क्या बोल रहा है? मेनी 1 ऑन 2 है, 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 नाइदर ऑन 2, ये वाली बात बोलिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें किन किन चीजों पे चेक करनी है? हमें यहाँ पे चेक करना है 1 1 के लिए चेक करना है, ऑन 2 के लिए चेक करना है, मेनी 1 ऑन 2 के लिए यहाँ पे चेक करना है। चलो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 5x जो दे रखा है उसका अगर मैं ग्राफ की यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि भाई साहब ये कुछ इस तरीके से लाइन के उसमें जाएगा, ठीक है। किससे लाइन में जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 5x दे रखा, अगर x बराबर में सबसे पहले 0 रखूंगा तो एफ एक्स भी मुझे क्या मिलेगा? यहां से 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर x बराबर में 1 रखूंगा तो एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा? यहां से 5 मिलेगा। अगर x बराबर में 2 रखूंगा तो एफ एक्स मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो जितना हमारे पास में डोमेन के अंदर यहाँ पे दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, तो उतनी हमारे पास में उसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? हर एक यूनिक नंबर का यूनिक क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? 1 1 तो हो रहा है। अगर ये 1 1 हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ नाइदर 1 1 वाला तो यहाँ तो केस हमारे पास में लगेगा नहीं, मेनी 1 1 वाला केस तो यहाँ पे लगेगा नहीं। अब 1 1 और ऑन 2 के ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, ऑन 2 है या नहीं है। अब एक बात बताना मेरे बच्चे कि x बराबर में क्या रख रहा हूं? -1 रख रहा हूं। x बराबर में क्या रख रहा हूं? -1 रख रहा हूं। तो f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज मेरे लिए क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। मतलब मेरे पास में अगर सेट A है और सेट B है मेरे पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या रहा है? 1 2 3, मतलब हर एक की मेरे पास में प्री इमेज बन रही है। तो यहाँ पे हर एक का कोडोमेन और रेंज मेरे पास में क्या आ रहा है? यहाँ पे इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये मेरे लिए क्या कहलाता है?
ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 को इक्वल टू हमारे पास में क्या है यहाँ पे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन हमें किस चीज का दे रखा है? ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 की बात कर लो तो tan इनवर्स √3 मेरे पास में क्या रहता है? डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं tan इनवर्स √3 की बात कर लेता हूँ तो tan इनवर्स √3 क्या रहता है मेरे को? π/3 देता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ sec इनवर्स -2 के लिए। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? y के इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ -2। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है? ठीक है, sec उठ के इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास में sec y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब sec 2 मुझे कहां पे देता है? ये वाली बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो देखो sec हमारे पास में रहता है cos का रेसिप्रोकल रहता है। देखो cos हमारे पास में 1/2 कहां पे मिलता है? ये मिलता है हमें यहाँ पे π/3 पे। तो सीधे सीधे मैं यहां से बोल सकता हूँ कि sec y इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec π/3 पे। बात समझ में आ गई है? जब ये माइनस ऑफ sec π/3 पे आ गया है, अब ये माइनस सिंबल हटाना है तो मतलब क्या बोलूंगा मैं? पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा? sec y इज इक्वल टू sec ऑफ पाई माइनस π/3। तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? 2π/3 निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई है? तो यहां से मेरे पास में क्या निकली है? sec इनवर्स -2 की वैल्यू यहाँ पे निकली मेरी 2π/3। तो फटाफट से इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये π/3 -2 π/3। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ π/3 निकल के आएगा, जो कि क्या ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पे ये चीज को करने में गलती कर देते हैं, पर लेकिन आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा रुक के समझ के यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमारे को मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i। a डैश मतलब क्या? ए ट्रांसपोज, मतलब हम इसको डायरेक्टली ए डैश मिल जाएगा आपको एग्जाम में, या फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ए की पावर टी के अंदर मिलेगा। ठीक है, जब ए की पावर टी की बात कर रहा हूँ तो वो भी क्या कहलाता है मेरे लिए? यहाँ पे ए ट्रांसपोज का काम करता है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या है? ए दे रखा हमें यहाँ पे। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए टी निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से भाई साहब? cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा, मतलब ये रो को काय में कन्वर्ट कर दिया मैंने? कॉलम में। तो यहाँ पे हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। बात समझ में आई है? चलिए अब इन दोनों का क्या करना है? मुझे एडिशन करना है। तो मेरे पास में यहाँ पे a कितना दे रखा है? a प्लस a डैश। डायरेक्टली अब लिख लू थोड़ा सा फटाफट। तो यहाँ पे दे रखा हमारे पास में cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब ये तो a डैश हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में a लिख लेते फटाफट। तो cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा cos अल्फा। दोनों को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। ये मेरे को किसके बराबर दे रखा है? ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर देखा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है? हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। बस इसका इक्विवेलेंट रख देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका इक्विवेलेंट रखा तो 1 0 0 1। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो cos 2 अल्फा बराबर मुझे क्या दे रखा है? यहाँ पे 1 दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में? 2 cos अल्फा, cos 2 अल्फा नहीं 2 cos अल्फा हो रहा है वो। तो 2 cos अल्फा बराबर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? 1। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में cos अल्फा बराबर 1/2। अब देखो 1/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास में? अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में π/3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ दे रखा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 देन मॉड ऑफ 5A इज इक्वल टू। चलिए ये सीधे सीधे हमारे पास में आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। जब मेरे को यहाँ पे मॉड के अंदर कोई से कांस्टेंट के साथ में दे रखा होता है
तो मैं उसको किस तरीके से लिखता हूँ आइडेंटिटी के अंदर, तो यहाँ पे दे रखा मॉड ऑफ k ऑफ a इज इक्वल टू k की पावर n मॉड ऑफ a। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे n किसको इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है हमारे पास में ऑर्डर को। ऑर्डर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे n। तो अब बस फटाफट से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा मुझे मॉड ऑफ 5a इज इक्वल टू 5 की पावर n बराबर कितना है यहाँ पे 2 मॉड ऑफ a, तो ये कितना आ जाएगा 25 मॉड ऑफ a। हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि क्या ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बट हाँ ये चीज आपको याद रखने वाली बात है। अगर आपने ये बात याद रख ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ PA इज इक्वल टू 0.5 PB इज इक्वल टू 0 देन PA/B, मतलब A के होने की प्रायिकता B के होने के बाद में। अब देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो PB तो हमारे पास में क्या है, हो नहीं रहा है। अगर PB मुझे यहाँ पे हो नहीं रहा है तो PA कैसे संभव हो जाएगा बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ तो P ऑफ A बाय B मतलब क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B यहाँ पे होता है। अब PB होने के बाद में ये वाली बात हो रही है, तो PB तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों के साथ में ये हो जाता है कि कहीं बार 0 भी कह लेते हैं और कहीं बार हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, बट लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो कहता है हमारे पास में नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि बी के होने की घटना के ऊपर बातचीत हो रही है, और मैथमेटिकली भी देख लोगे तो मैथमेटिकली भी हमारे पास में वही चीज निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है, इफ x to 18 x दे रखा है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 36, ठीक है। फटाफट से कर लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे 0 दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, जो कि क्या हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, प्लस माइनस को लगाना भूल जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी में ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट में से वैल्यू जब भी बाहर आती है वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकल के ही आती है। बात समझ में आई है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें है, बट लेकिन हमें यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हुए चलना है और पेपर को फटाफट स्पीड में सॉल्व करना है, ताकि आपकी जो परेशानी है जो पेपर को लेके है वो यहाँ पे दूर होती चली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में और यहाँ पे दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिलिंग द ब्लैंक्स। भाई साहब चूज द करेक्ट आंसर हमारे पास में कंप्लीट हो गए। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की बारी, तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं क्योंकि एक एक नंबर के पर, लेकिन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर रूट x, x इज ग्रेटर देन 0 देन dy बाय dx। हमसे क्या करा है यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप चाहो तो दो तरीके से इसको कर सकते हो। क्या? पहला तो आप चेन रूल लगा के कर सकते हो, और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए इसको y जो यहाँ पे रूट दे रखा है ना, इसको y स्क्वायर बना के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं बोल देता हूँ कि y जो दे रखा है मैं उसको स्क्वायरिंग पे कर देता हूँ, तो मेरे पास में जो इक्वल टू के इधर वाला सिंबल है, मतलब जो दे रखा है ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टेड हो जाएगा और सॉल्व करने में इजी हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोल दिया भैया क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर ऑफ रूट x, ठीक है। अगर मेरे पास में यहाँ पे ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 2y dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर ऑफ रूट x। e की पावर का हो गया, चेन रूल तो यहाँ भी लग रहा है बट लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन के साथ में लग रहा है। अब मेरे पास में रूट x का बचा, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट x हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई है। अब ये जो 2y उठा के इधर डिनोमिनेटर में दे देता हूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में e की पावर रूट x अपॉन में 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4y रूट x हो जाएगा। ये तो आंसर आ गया, बट लेकिन क्या मुझे y के साथ में दे रखा x के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो y को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से रिमूव करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, e की पावर रूट x अपॉन में 4 रूट ऑफ e की पावर रूट x डॉट रूट x। इससे ये काट देता हूं तो बचेगा क्या मेरे पास में, रूट ऑफ e की पावर रूट x बचेगा। तो यहां से मेरे पास में जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा
कि e की पावर रूट एक्स का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 रूट एक्स आ रहा है, और ये क्या है मेरे पास में फाइनल आंसर निकल के आ गया है। चलिए ये चीज समझ में आई है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, ये कहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना, रेडियस के रिस्पेक्ट के अंदर की बात कर रहा है। जब रेडियस क्या दे रखी है, मुझे यहाँ पे 5 दे रखी हो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, हालांकि वैसे तो आपको फॉर्मूले याद है, बट लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है। कौन कौन से, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पैराबोला है और लाइन है। इनके फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, इनकी इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो चलिए एरिया क्या दे रखा है मुझे, हाँ मैं सर्कल के एरिया की बात भी कर रहा हूं, तो पेरीमीटर भी होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर की बात करो, 3D के अंदर, मतलब 2D की तो मैंने बात कर ली, 3D के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3D के अंदर कौन कौन से देखने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे क्यूब देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर देखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई है, यहाँ पे आपको क्यूबॉइड देखना पड़ेगा, तो इनके फॉर्मूले भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए तो यहाँ पे एरिया क्या दे रखा मुझे, a = पाई आर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चे पता है क्या गलती कर देते, जल्दी जल्दी के अंदर सर्कल पर सेकंड दे रखा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने यहाँ पे दे रखा और मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में डी ए अपॉन में डी आर, मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए ये निकल के आ गई है। अब क्या बोल रहा है, ये तब निकालना है जब रेडियस क्या हो रही है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर हुई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू r बराबर 5 पे आ जाएगी। बात समझ में आई है, तो r बराबर 5 यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू पाई इंटू 5, मतलब 10 पाई। यहाँ पे आ गया है इसका करेक्ट आंसर, क्या आ रहा है यहाँ पे 10 पाई। बोले सर हम तो ऐसा नहीं लिखेंगे, अरे आपकी श्रद्धा भक्ति, अगर आपको यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या 10 इंटू 22 अपॉन में 7, मतलब 220/7। तो यहाँ पे ये लिखो या फिर आप ये लिखो 7 दूनी 7 21 और एक 22 है ना, 7 कम 7 8 9 10 3 बचे, 7 दूनी 7 21 7 चौक 28, लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पर लेकिन मेरे हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, पर प्रायोरिटी आप इसको देना। बात समझ में आ रही है, प्रायोरिटी किसको देनी है, हमारे को इसको देना है। ये लगभग मान के पास में आ रहा है और ये हमारे पास में एक्यूरेट आंसर को शो करने का काम कर रहा है। बात समझ में आई है। अब क्या बोला है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। भाई साहब -1 आप कहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे आप -1 यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ के जहाँ के हो वहीं पे आपको लेके चलते हैं। तो ये कहाँ के हैं हमारे पास में, पावर वाले -1 है, तो जब ये पावर वाले हैं तो इनको पावर के साथ में ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन की पावर -1, ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी काम हो रहा है। ये कौन सी वाली हमारे पास में आइडेंटिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में आइडेंटिटी, अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखी, दूसरे पेन से लिख देते ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो हमसे इंटीग्रेशन किस बारे में पूछा गया है, हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx का, तो ये कितना हो जाएगा, π/2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सीधे सीधे आपको घुमाने की कोशिश की थी, पर लेकिन आप यहाँ पे समझदार हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2x प्लस c। क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास में कांस्टेंट लगाना मस्ट भी जरूरी है, नंबर उसी चीज का हमारे को यहाँ पे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या मिलती है, लिमिट्स मिलती है। लिमिट्स मिलने के बाद में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन का आंसर आता है उसमें रखते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, मान निकाल के डायरेक्ट आंसर में रखते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैं आपको सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं,
कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलता है। चलिए ये वाली बात आपको क्लियर हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में यहाँ पे और है कि भाई साहब हमें क्या दे रखा है, द वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन ऑर्डर इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई साहब, हम लोग वेक्टर बना लेते हैं, हम लोग ट्रायंगल वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, मेरे पास में कोई एक वेक्टर दे रखा है ये, और दूसरा वेक्टर जा रहा है ये। अब इन दोनों वेक्टर का सम हमारे पास में क्या आ जाता है, इसका रिवर्स ऑर्डर निकल के आ जाता है, जो कि क्या है हमारे पास में ये वाला है। अगर मैं इसको ए वेक्टर नाम दे देता हूं और इसको मैं बी वेक्टर नाम दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। बट इन्होंने क्या बोला है, द वेक्टर सम ऑफ देयर साइड्स थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अ ऑर्डर। टेकन इन अ ऑर्डर मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसका डायरेक्शन चेंज करा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि भाई साहब ये और ये। तो यहाँ से ए वेक्टर पॉजिटिव, बी वेक्टर पॉजिटिव, जब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब इसका सम कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। बात समझ में आई आपकी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा 3D का क्वेश्चन है। अब 3D के क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में एल बराबर क्या होता है, हमारे पास में कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है, ठीक है। एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, मेरे पास में हमेशा यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस के लिए बात कर लेता हूं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास में एंगल कितने का बनाता है यहाँ पे, 0 डिग्री का, बाकी दो कितने का बनाएंगे, 99 डिग्री के। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, cos 0, यहाँ पे हो जाएगा cos बीटा मेरे पास में cos 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में cos 90। तो यहाँ से मेरे पास में एक्स एक्सिस के लिए क्या निकल के आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,0,0। बात समझ में आई है। चलिए अब मैं y एक्सिस की बात कर लेता हूं, तो y एक्सिस के अंदर अल्फा तो 90 हो रहा है, बीटा कितना हो जाएगा 0, गामा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो y एक्सिस के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 0,1,0, और यहाँ पे z एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा 0,0,1। हालांकि आपको ये चीज याद रखनी है, पर लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हुए चल रहा है। अगर आप किसी पॉइंट पे भूल रहे हैं तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1,0,0, 0,1,0 और 0,0,1। बात समझ में आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x दे रखा है, और इसका आंसर हमसे पूछा है। तो आपने इंटीग्रेशन के अंदर ये भी क्या है, डायरेक्ट हमारे पास में आइडेंटिटी है। अगर ऐसा कुछ देके रखता है कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमारे को यहाँ पे साथ में दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल क्या देते हैं, e की पावर x fx बोल देते हैं, जो कि क्या हमारे पास में यहाँ पे इसका आंसर है। बात समझ में आई है। अब कैसे होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ e की पावर x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स। बात समझ में आई है। यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शन निकल के आ गए। अब जब ये दो फंक्शन है, आप कोई सा भी एक पर्टिकुलरली एक फंक्शन ले लो। मैंने सबसे पहले ये वाला फंक्शन लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या लगेगा हमारे पास में, आई लेट रूल, ठीक है, आई लेट रूल। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, मेरे पास में एक फंक्शन का काम कर रहा है, e की पावर x बाद में है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में, e की पावर x हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x, सॉरी एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ये हमारे पास में रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में dx आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई है। और ये प्लस वाला तो भाई साहब ऐसे कैसे चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ डैश एक्स, तो हमारे पास में यहाँ पे बिल्कुल साथ में चल रहा है। अब देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो यहां से क्या आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स
माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स। तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, dx हमारा आखिरी में यहाँ पे तो यहाँ भी रहेगा। तो हमारा फाइनल से क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होता है, बट लेकिन आपको एज आइडेंटिटी इसको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए, आपको ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हुई है, ये वाला डेरिवेशन भी आपको समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास में यहाँ पे और दे रखा है भाई साहब मैच द कॉलम। अगर मैं यहाँ पे मैच द कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैच द कॉलम के अंदर देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो देखने में आया है कि आपको ऐसे मेजर कॉलम मिल जाएंगे। यहाँ पे 5-6 नंबर्स आपके साइड में एक तरफ मिलेंगे, कॉलम में क्या ना 5-6 चीजें रहेगी, और कॉलम बी के अंदर 7 से 8 चीजें मिलेगी, मतलब 1-2 चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, उस हिसाब से आपको करना है। और दूसरी बात है कि मेजर कॉलम के अंदर आपको अधिकतर फॉर्मूले बेस्ड ही मिलेंगे, तो आपको फॉर्मूले याद करना भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10x dx की बात कर लेता हूँ, तो हमारे पास में 10x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ sec x होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई है। पर लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं log ऑफ sec x दिखाई दे रहा है क्या, डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। अगर मैं log ऑफ sec x की बात कर रहा हूं तो इसको ये बोल सकता हूं log ऑफ mod ऑफ 1 अपॉन में cos x, और इसको क्या बोल सकते हैं, log ऑफ cos x की पावर -1 उठ के आगे आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ cos x। ये कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कहां पे दिखाई दे रहा है हमारे को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। बात समझ में आई है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, हमारे पास में cot x dx का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ sin x होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हम लोग लिख देंगे। थर्ड वाला हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है sec x। तो sec x के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे sec x का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे log ऑफ sec x प्लस 10x होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे cosec x। cosec x का फॉर्मूला होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, cosec x हमारे पास में चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे चौथा नंबर हम लोगों ने डाल दिया। ये वाली बात आपको तो समझ में आई है। अब देखो पांचवे के अंदर हमारे पास में 4 तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गए। जब पांचवे की बात करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है भाई साहब, cos x sin x, मतलब हमारे को यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और आपको ये पता है क्या कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा। हालांकि आपने क्लास 11 के अंदर cos 2x वाले फॉर्मूले पढ़ रखे, बस उसी पे बेस्ड हम लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, फिफ्थ का बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहां तक कि आपको बात क्लियर हुई है। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे और क्या दे रखा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब साइन 2x की बात कर रहा है। फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा तो d बाय dx ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x का क्या आ जाएगा यहाँ पे इनटू में, या फिर डॉट लगा के कर देता हूँ डॉट 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। तो किसका हमारे पास में, सिक्स्थ वाले का है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास में करेक्ट आंसर निकल के आ जाते हैं। देख लेते हैं हम लोगों ने पूरे लगाए कि नहीं लगाए, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों ने यहाँ तक के पूरे सही आंसर यहाँ पे टिक मार्क कर दिए। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा हमारे को वन वर्ड और सेंटेंस का हमारे को आंसर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज ट्रिवियल रिलेशन। तो हमारे पास में ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे वो वाला रिलेशन जो कि क्या हो, एम्प्टी हो या यूनिवर्सल हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी या और यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप फटाफट से इसका आंसर भी लिख देंगे, द ट्रिवियल रिलेशन इज कॉल्ड अ एम्प्टी और अ यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन में √2 की बात करी गई है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन में √2 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में √2 का मतलब साइन पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ साइन पाई बाय 4। साइन से साइन कट जाएगा तो पाई बाय 4 क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में यहाँ पे और क्या दे रखा है, व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स। भाई साहब कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है वो वाली मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलम दे रखी हो। ठीक है, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इट इज अ दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली हैव अ कॉलम। ठीक है, इसमें रो नहीं होती, सिर्फ क्या होती है हमारे पास में कॉलम्स होती है। बात समझ में आ रही, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो भाई साहब, क्या डाल सकते हो, A11 A21 A31, इट इज कॉल्ड क्या, कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आई है, तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पे हो गया है। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में दे रखा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर I प्लस J प्लस K। इसका क्या निकालना हमें यहाँ पे, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है हमें यहाँ पे, भाई साहब हमारे पास में निकलता है, अगर ये A B C दे रखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखा है हमारे पास में, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर 1। तो फटाफट से वैल्यू पुट अप कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3, इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे को यहाँ पे ध्यान में रखना है ये सारी वैल्यूज, ये सारी चीजें, कि भाई साहब अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे पॉइंट को आपको याद रखोगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट विथ पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4 देन फाइंड पी बी अपॉन में ए। चलिए अगर बी अपॉन में ए दे रखा है और हमसे क्या बोला गया है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी ऑफ ए हो जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर वैल्यू क्या होती, जब अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट की कंडीशन लिखे तो पी ए डॉट पी बी अपॉन में पी ऑफ ए। तो पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी बी हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.4 दे रखा है। तो यहाँ से पी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, 0.4 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई है, तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगर यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं दिया होता तो यहाँ पे एक कंडीशन और दूसरी लिखी होती, क्या, पी इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ पे गिवन होता। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो वो चीज आपको यहाँ पे दी हुई नहीं है। आपको इन वर्ड्स को समझना है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है। अगर आप ये वाली बात समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी का काम कर रहा है। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से सोचो सोचो फटाफट सोचो। और क्या दे रखा, मॉड ऑफ x क्या है मेरे पास में, यहाँ से 1 से बड़ा है। भाई साहब आगे दिमाग के अंदर नहीं आ पा रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लेना। जैसे मैंने आपको बोला था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2। वैसे ही cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x क्या होता है, यहाँ पे भी मेरे लिए π/2 का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है मेरे लिए, यहाँ पे 0 का काम करती है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे मेरे को यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx। ये इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू विथ व्हेन x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है। चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मार्जिनल रेवेन्यू वाली बात हो रही है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कुछ नहीं है, आपको जैसे हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे चेंज हो रहा है उस चीज के ऊपर यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, आर डैश निकालूंगा। तो जैसे आर डैश निकालो 3 2 6x प्लस 36 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और फिर उसके अंदर क्या रख देंगे, व्हेन x इज इक्वल टू किस पे, 15 पे। तो बस x की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ पे 15 रख दोगे। तो 6 इंटू 15 प्लस 36। तो जैसे ही मैंने आप लोगों ने यहाँ पे रखी
तो 15 6 कितना होता है यहाँ पे 90, 90 प्लस 36 तो कितना आ जाएगा 126। इसका क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज 2। हमें क्या बताना है कि भाई साहब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो एक बात बताओ, हाईएस्ट डिग्री का क्या कहलाता है हमारे पास में ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है और इसी को बोला गया ऑर्डर। तो क्या यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो इसका सही आंसर मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, अगर आप ध्यान में दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास में ट्रू। क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्रू निकल के आ जाएगा। निकल के क्या आ जाएगा भाई साहब, जो दे रखा है हमारे को वही तो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम लोग डेरिवेटिव को चेक करते हैं, इसका कितनी बार डेरिवेटिव है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव टाइम होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास में ऑर्डर कहलाता है। अगर मैं डिग्री की बात कर लेता हूँ तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री रहती है, जो पावर रहती है वो कहलाती है। तो इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के इज 60 डिग्री। ठीक है, ये लोग चेक कर लेते हैं हम लोग कहां पे, कैसे, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। तो हमारे पास में चेक करने के लिए एक बेसिक आइडेंटिटी होती थी वेक्टर के अंदर, याद है कौन सी वाली, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बस वहां से एंगल क्या करना हमें चेक करना है। तो हम लोग पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे एक और चीज मिलती है जो आप लोगों ने पढ़ा, कि वो क्या पढ़ा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। हालांकि आप थीटा के लिए पढ़ते हो, बट लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप एक स्टैंडर्ड आईडी अगर आइडेंटिटी पढ़ के रखोगे, यानी जो हमारी आईडी है हमारे पास में आइडेंटिटी वाला जो काम कर रहा है स्टैंडर्ड पढ़ के रखोगे, उसको मॉडिफाई आप 10 बार कर लो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलो फटाफट से हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है ए डॉट बी के लिए, तो आई में आई का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 1, प्लस जे का माइनस जे में करूंगा तो कितना आएगा -1, माइनस के का प्लस के में करूंगा तो कितना आएगा -1। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए तो निकालते अपने को आता है, चलो फिर भी एक बार हम लोग देख लेते। तो मॉड ऑफ ए मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ इनके सारे कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1 + 1 यानी √3 हो जाएगा। सेम केस अगर मैं बी के लिए देखूंगा तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं √3 डॉट √3 cos थीटा। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इज इक्वल टू, सॉरी √3 कैसे आ जाएगा यहाँ पे भाई साहब, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 3 आएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा -1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। अब 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो -1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1/-3। तो क्या 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में 1/2 होती, तो 1/2 तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाली प्लस की और ये वाली माइनस की नहीं मिल रहा है। अगर मिल नहीं रहा है तो हम लोग तो डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन मेरे लिए यहाँ पे फॉल्स का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में फॉल्स। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, वो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y is equal to cos x दे रखा है, इस e की पावर -x है। चलिए फटाफट से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हमारे पास में ये y के साथ में जो दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है हमें, हम बात मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है वहां पे dx, मतलब -1 का dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूं तो dy by dx प्लस ए वाई इज इक्वल टू cos x दे रखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e ऑफ a dx
होता है इंडिकेटिंग फैक्टर IF। बात समझ में आ रही है? तो बस फटाफट से कर देते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ x। ये क्या है मेरे पास में, इंडिकेटिंग फैक्टर है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ट्रू का काम करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हालांकि ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, बट ये एग्जाम के प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं, बट फिर भी उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ f x to y, ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है x to y इज ऑन टू फंक्शन दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, क्या दे रखी है मुझे यहाँ पे, y दे रखी, मतलब x और y के इसके रेंज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब रेंज की बात हो रही है और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या रहता है, कोडोमेन और रेंज हमारे पास में यहाँ पे क्या रहती है, बराबर रहती है, और x टेंड्स टू y सीधे सीधे बोल रहा है और f ऑफ क्या बोल रहा है, y के बराबर बोल रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज हमारे पास में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे, ट्रू का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि भाई साहब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 होता है। ये आपको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। यहां तक की आपको बात क्लियर हो रही है? बस ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है इन दोनों के अंदर। तो जहां पे x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, बस वैल्यू पुटअप कर दो। तो जैसे पुटअप करी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/6। 3 और 2 कितना होता है यहाँ पे 5, यानी 5/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स 5/6 अपॉन में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स 1, और यहाँ से tan इनवर्स 1 का कहां से आता है मेरे पास में, π/4 पे निकल के आता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या मेरे को इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, फॉल्स का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो ट्रू फॉल्स हमारे पास में यहाँ पे हो गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। आगे हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू aij m क्रॉस n एंड b इक्वल टू bij n क्रॉस p, देन द ऑर्डर ऑफ ab विल बी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ ab की बात कर लेता हूं, तो एक बात मुझे बताना मेरे बच्चे, कि यहाँ पे ये डायरेक्टली आपसे आइडेंटिटी की बात कर रहा है। हम ऑर्डर की यहाँ पे बात कर लेते तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब ए मुझे यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, m क्रॉस n के अंदर, और यहाँ पे मेरे को b दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, n क्रॉस b के अंदर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी m इंटू हो जाएगा, तो इसका रो और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास में कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ जाता है मेरे पास में, ए बी एम बी निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे ट्रू का काम करेगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। हालांकि अगर आप इसको एकदम से नहीं क्लिक कर पाते हो तो कुछ मत करो, आप यहाँ पे 1 2 3 1 5 6 इस तरीके से लेके सॉल्व करके भी देख सकते हो फटाफट स्पीड के अंदर, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, एग्जांपल भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 वर्ड के अंदर आता है, अगर 1 वर्ड में आता है, तो आप उस एग्जांपल से लेके भी उसको यहाँ पे सॉल्व करके बता सकते हो। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को जब प्रूफ करने की बात आती है, 1 नंबर या 2 नंबर में आती है, तो लेट एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। पर हाँ, कोशिश ये करना कि उनके जो ऑर्डर है m क्रॉस n और n क्रॉस p की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो चेंज होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो n और n हमारे पास में क्या है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो जो a भी आ जाएगा वो m और p के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। तो एग्जाम्पल भी वैसा ही लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता है। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो बच्चों यहाँ से अब हमारे पास में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा प्रश्न में आते थे, जो एग्जामिनेशन पेपर में आते थे, वो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे। कहां से? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के अंदर। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एक कि हर प्रश्न के और में एक प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में
मिलता है। तो वही चीज को मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ठीक अगले वाले प्रश्न में भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सको कि प्रश्न नंबर 6 के और में प्रश्न नंबर 6 का ही प्रश्न चल रहा है। फिर अगला प्रश्न पे जैसे ही आप जाओगे तो प्रश्न नंबर 7 मतलब कि और वाले क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाते चलूंगा, ताकि जो भी आपके मन में डाउट अगर ऐसी कुछ परेशानी आती है तो आप यहाँ पे उसको सॉल्व अच्छे तरीके से देख लेंगे और आपका पेपर भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो प्रश्न है कि इफ a is equal to 1 2 3 दे रखा, b is equal to 4 5 6 7 दे रखा एंड f is equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, then show that if f is a 1 1 function। ठीक है, चलिए शो कर देते हैं। अब 1 1 फंक्शन की अगर मैं कंडीशन बात करूं तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है भाई साहब, ए फंक्शन का रिलेशन बी के साथ में होना चाहिए। मतलब कि 1 1 फंक्शन की कंडीशन होती है कि भाई साहब जो डोम क्या हमारे पास में इसका है, इसका रिलेशन पूरे इसके साथ में होना चाहिए, एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ में होना चाहिए। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में भाई साहब, आपका ए फंक्शन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आपका बी फंक्शन आ जाएगा। ए फंक्शन के अंदर क्या क्या दे रखा, 1 2 और 3 दे रखा है। अगर मैं बी फंक्शन की बात कर ले तो बी फंक्शन मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 4 5 6 और 7 दे रखा है। चलिए अब जो फंक्शन यहाँ पे a टू b बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे पास में, a टू b बन रहा है, तो उसका रिलेशन भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। a का रिलेशन क्या मेरे पास में 4 के साथ में बन रहा है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, 2 का 5 के साथ में बन रहा है, 3 का 6 के साथ में बन रहा है। अगर आप देखोगे कि a का रिलेशन b के साथ में एक एलिमेंट के साथ में एक एलिमेंट के साथ में बन रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट जिसका आंसर यूनिक होना चाहिए, मतलब b का अंदर जो ए का सॉल्यूशन है या फिर जो हमारे पास में रिलेशन है वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। इस हिसाब से हमारे पास में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में हो रहा है वन वन फंक्शन। बात समझ में आई आपको? चलिए ठीक है। अब एक बात यहाँ पे छोटी सी मैं पूछ लेता हूँ, हालांकि प्रश्न में पूछी नहीं गई है, क्या ये मेरा ऑन टू फंक्शन है? अगर मैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन की यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो एक बात बताओ, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज के अंदर हमारे पास में क्या होने चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो क्या मेरा ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऑन टू की बात कर लेता हूँ तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आई है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना, हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा था बट लेकिन आगे पूछ सकता है, तो हम लोग उस चीज को यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको ये सारी चीज अगर क्लियर हो रही है तो बस फटाफट से अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, examine that relation R in the set 1 2 3 4 given by the R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 3 3 2 is a reflexive and transitive but not a symmetric। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इनकी डेफिनेशन को पता करना है, मैथमेटिकल टर्म्स में उसको कैसे लिखते हैं, अगर वो चीज हमें पता है तो इसका आंसर निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। चलो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास में क्या रहती है, अगर मेरे पास में कोई सेट दे रखा है, सेट कौन से दे रखे मेरे पास में, अगर a, b, c दे रखा है तो यहाँ पे रिलेशन मेरे पास में क्या होना चाहिए, a, होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और मेरे पास में क्या जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, a, b, b और c, c। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है मेरे लिए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। तो मतलब क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव की मेरे पास में कंडीशन होनी चाहिए। तो चलो फटाफट से मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r। ठीक है, a, बिलोंग्स टू r व्हेन फंक्शन इज गिवन दैट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास में सेट की तरह का 1 2 3 4 चेक कर लेते हैं, तो क्या मुझे 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है और 4, 4 भी मिल रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है मेरे लिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या है मेरे लिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिमेट्रिक की। क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिमेट्रिक की। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास में कोई फंक्शन a, b बिलोंग्स टू r है तो मुझे यहाँ पे उसी फंक्शन के अंदर b, a, b मिलना चाहिए r में, तभी मैं बोल सकता हूँ वो क्या है मेरे पास में यहाँ पे सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भैया, 1, 2 है, चलो ठीक है, क्या 2, 1 मिल रहा है क्या,
नहीं मिल पा रहा है। तो इसी से ही हम लोगों ने क्या देख लिया भाई साहब, यहाँ पे सिमेट्रिक मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई है। चलो अगर मैं अगले वाले टॉपिक की बात कर लेता हूं, क्या होता है मेरे पास में ट्रांजिटिव। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात कर ले तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि भाई साहब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू मेरे पास में आर है, और बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू काय में होना चाहिए, मेरे पास में आर है। तो मेरे पास में ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म में लिख दी है, बट अगर आपको यहाँ पे पूरे नंबर चाहिए तो जो शब्द मैंने आपको बोले हैं ये चीज आपको थ्योरी में वहां पे एग्जाम में लिखना जरूरी है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां से बोल देता हूं तो यहाँ पे कैसे चेक हम करेंगे भाई साहब? यहाँ पे चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके हैं। हम किसी भी एक फंक्शन को लेके इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं कोई सा एक फंक्शन अगर हमारे पास में बन जाता है तो हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करने जाएं तो यहाँ पे 1,3 है, ठीक है, और 3,2 है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये हो रहा है मेरे पास में a कॉमा बी, और ये क्या हो रहा है? b कॉमा सी। तो यहाँ पे a कॉमा सी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये रिलेशन में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे? ये हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे ट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे सर हम यहाँ से चेक करते चलेंगे, आपकी बात सही है, पर लेकिन अगर पोजीशन ऑफ सेट्स, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन में पोजीशन ऑफ सेट्स आगे पीछे करके भी तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को देखते हुए ही हम लोग वहां पे उसका निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास में क्या ये ट्रांजिटिव फंक्शन भी हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। ये क्या हमारे पास में क्लोज फंक्शन में है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैंने बोल दिया भाई साहब यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स एक्स को मैं कोई एक फंक्शन के इक्विवेलेंट पे रखने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि हम यहां से चलेंगे और उधर की तरफ जाएंगे, मतलब आरएचएस से चल के एलएचएस की तरफ जाएंगे या एलएचएस से चल के आरएचएस की तरफ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल दिया? यहां बोल दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने? यहाँ पे वाई बोल दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में? साइन वाई होता है। जबकि यहाँ पे मुझे एक्स क्या देके रखा है? यहाँ पे एक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ या फिर मैं वाई की बात कर लेता हूं तो वाई बिलोंग्स टू हो रहा है मेरे पास में क्लोज -π/2 से लेके π/2 के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पास में क्लोज ब्रैकेट की यहाँ पे कंडीशन निकल के आ रही है। अब इस माइनस को उठा के उधर ले जाता हूं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में? साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ वाई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी लगाते थे, कौन सी वाली? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। मैं इधर से इधर की तरफ आ जाता हूं, तो जैसे ही मैं इधर की तरफ से आया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस वाई। बात समझ में आ रही है? और ये साइन उठ के कहां आ जाएगा? इक्वल टू के इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है? वाई। और वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी थी? माइनस ऑफ साइन एक्स रखी थी, तो बस यहाँ पे रख दो। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में? साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने और स्पीड में करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे, प्रूव दैट द sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमें प्रूव करना, और x कहां से बिलोंग कर रहा है? -1 से लेके 1 तक के बीच में हमारे को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं क्या कि साइन इनवर्स एक्स को कोई सी एक वैल्यू में पुट अप कर लेता हूं। क्या मैंने यहाँ पे बोल दिया भैया साइन इनवर्स एक्स, मैंने बोल दिया लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू साइन ए और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? कॉस बी। अब देखो x के बराबर दोनों है तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही कौन सी वाली? यहाँ पे लग रही है साइन π/2
माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां से हमें कहा आना है, इधर की तरफ आना है। तो जैसे ही मैंने बोला भाई साहब साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी। भाई साहब एक्स नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा हमारे पास में बी लिखाएगा, वहां एक से परे, यहाँ तो हमारे पास में बी है ना। साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस बी उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ए प्लस बी को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फटाफट से वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा यहाँ क्या हो गया, ये प्रूफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये एंड का सिंबल है, थोड़ा सा अच्छी से बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन में देखूं मैं, तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू -1 0 1 2 देन फाइंड a प्लस b। चलिए a प्लस बी का क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते हुए चलना है। ठीक है, डैश लिखा हुआ है ना, तो ट्रांसपोज निकालना है। फटाफट से कर लेते हैं, ऐड करते हुए चल लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, कैसे ऐड करते हैं हम लोग, a प्लस बी इज इक्वल टू -2 3 1 2 प्लस -1 0 1 और 2। तो कैसे ऐड किया जाता था, एलिमेंट का एलिमेंट में हम लोग डायरेक्ट ऐड करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -1 3 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 2 -3 3 2 और 4। ये क्या आ गया मेरे पास में, a प्लस बी आ गया। बात समझ में आई है? जब a प्लस बी आ गया है तो इसका क्या निकालना है मुझे, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका बस ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो यहां से क्या हो जाएगा, -3 3 2 और 4 आ जाएगा आंसर में। हाँ, बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के ना a प्लस बी निकाल के आ जाते हैं। वो इस चीज को ध्यान से नहीं देख पाते या फिर जल्दी जल्दी के ना इसको भूल जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2 नंबर का सवाल है, छोटा सा सवाल है। अगर आपने ट्रांसपोज निकाला तो आपको जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो आधे से 1 नंबर यहाँ पे कट कर लेगा। वो आपसे चाहता ही यही है कि यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू 1 -4 3 b इज इक्वल टू -1 2 1 देन फाइंड ab। मतलब क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे a मुझे दे रखा है 1 -4 3 और b क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे -1 2 और 1। चलो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात कर ले तो कितने बाय कितने का ऑर्डर मिलेगा मुझे यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मिलेगा। तो फटाफट से हम लोग कर लेते, तो ए बी की बात कर लेते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, इस रो का इस कॉलम में, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू -1। बात समझ में आ रही है? फिर इस रो का इस कॉलम के अंदर तो 1 इंटू 2 और इस रो का इस कॉलम के अंदर तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। अब -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 और -4 इंटू 1। अब 3 इंटू -1 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1। बात समझ में आई है? फटाफट सब मल्टीप्लाई कर ले। तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में ए बी क्या निकल के आ जाएगा, 1 का -1 में करा तो -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 1 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 इंटू 2 माइनस का 8 -4 इंटू 1 माइनस का 4 3 इंटू -1 तो माइनस का 3 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ, आपको यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने के लिए भी बोल सकता, तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज भी आप अच्छे तरीके से निकाल
लोगे। तो ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट लेकिन हाँ, हम एक कदम आगे की तैयारी करके रखते हैं कि इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज की छोटी सी बात हो कि प्लस माइनस के सिंबल का खासा ध्यान रखना है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कि भाई साहब 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस प्लस। हाँ, इस चीज का ध्यान आपको रखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये गलती हमसे कई बार हो जाती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है डिफरेंशिएशन x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए फटाफट से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे इसको किसका इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा? y के या किसी फंक्शन है ना fx के बराबर में लिखना पड़ेगा। तो हम y के इक्विवेलेंट में लिख लेते, तो y बराबर मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? x की पावर x। अब एक बात बताओ, जो चीज बताई गई थी क्या कि फंक्शन की पावर अगर फंक्शन में दे रखा हो तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा के जो पावर वाला x है वो कहां जाएगा? आगे। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन में y dy बाय dx। इधर की तरफ में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्या हो जाएगा? d बाय dx ऑफ log x। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है? चलिए फटाफट से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में y dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या लग रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन के अंदर। तो फटाफट से लगा देते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का 1। बात समझ में आई कि नहीं आपको? चलिए इस x से ये वाला x कट जाएगा, मेरे पास में क्या बचेगा? 1 अपॉन में y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। यहां से dy बाय dx इज इक्वल टू y 1 प्लस log x। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि फंक्शन की पावर फंक्शन के अंदर अगर दे रखा है तो सबसे पहले आपको लॉग लेके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? भाई साहब यहाँ पे मिल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। अब यहाँ पे बच्चे जल्दीबाजी के अंदर करना चालू कर दे, साइन इनवर्स एक्स का उनको डिफरेंशिएशन पता है, वो इसको लगा के फिर इसका करेंगे, मतलब चेन रूल लगाएंगे तो कितना बड़ा चले जाएगा। आप इस बात को समझो, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी तो करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगा? मैं कुछ सब्स्टिट्यूट पुट करूंगा, ठीक है, ताकि ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए? यहाँ पे छोटा हो जाए। तो बस सबसे पहले मैंने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा कि x बराबर टेन थीटा। अब बोलोगे सर हमेशा ये रखा था क्या? नहीं बच्चे, ये फंक्शन को देख के आपको रखना होता है कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, या फिर हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कौन सा वाला? साइन 2 थीटा का क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस ये वाला अगर फॉर्मूला याद है तो आप देखते से ही इस चीज को क्या कर लोगे? समझ जाओगे। तो फटाफट से हम लोगों ने रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, बस फॉर्मूले वाला यहाँ पे रख दी। साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास में? y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब देखो प्रश्न में क्या बोला गया मुझे? dy बाई dx। अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो ये तो मेरे लिए कांस्टेंट आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट रखा था क्या? x बराबर टेन थीटा। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ये रख सकता हूँ क्या? थीटा बराबर
tan इनवर्स x, बस रख दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से dy बाय dx बराबर 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस ये चीज का ध्यान रखना कि जो आपने क्लास 10th 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों का यूज यहाँ पे होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 12x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r के ऊपर क्या हो रहा है, ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। चलिए अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन चेक किया जाता है इफ f dash x is greater than 0 then we say that कि f of x is इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास में f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो मैं फंक्शन को क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास में फंक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 12x माइनस 3 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये f डैश x, क्या आ रहा है मेरे पास में 12। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x की कोई सी भी वैल्यू रख दोगे तो क्या मुझे यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, बोले हाँ सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, x की कोई सा भी मान रख दो तो हमेशा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इफ एनी नंबर फॉर x, ठीक है, वी गेट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं कोई सी भी x की वैल्यू रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर ये मेरे पास में पॉजिटिव नंबर है सो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई है, इंक्रीजिंग फंक्शन पूरा लिखना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर वहां पे एग्जामिनर देगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई साहब आपने किस हिसाब से पढ़ा हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करना है, बस आप बताते चलिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है सो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e की पावर 3x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। मतलब r सारे रियल वैल्यूज के ऊपर हमसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है। अब रियल वैल्यू की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं तो रियल वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास में रियल वैल्यू आने वाली है क्या, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी वाली बात तक की यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो बस फटाफट से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं जो हमारे पास में दे रखा है। तो हमारे पास में फंक्शन क्या दे रखा है भाई साहब, वो इंक्रीजिंग जो लाइन मैंने लिखी थी वो आपको यहाँ पे लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि भाई साहब मेरे पास में f(x) यहाँ पे दे रखा है e की पावर 3x, इसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3e की पावर 3x, चेन रूल के साथ e की पावर 3x e की पावर 3x, पावर 3x का क्या हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, 3 डॉट e की पावर 3x, 3 मेरे पास में क्या पॉजिटिव नंबर है, डॉट अगर पॉजिटिव नंबर 3 है, अब e की पावर 3x, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब x का कोई सा भी मान रख दो, कोई सी भी वैल्यू जो आपकी दिली इच्छा हो वो रख दो। आप चाहो तो यहाँ पे 0 रख दो, आप चाहो तो 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आप चाहो तो -1 रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, -4 रख दो। अगर आप देखोगे 0 रखा तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 रखा तो ये भी पॉजिटिव नंबर, -1 रखा तो ये 1 अपॉन में e की पावर 3x हो जाएगा जो कि क्या मुझे पॉजिटिव नंबर देगा। तो ये एवरी वैल्यू पे मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, f डैश x always greater than 0।
ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको यही लिख देते एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ऑलवेज बी अ जीरो। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन मेरे पास में यहाँ पे जीरो है तो मेरे पास में एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अगले क्वेश्चन से पहले कि जो हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पे कुछ वैल्यू पे वो पॉजिटिव दे उसके बाद में नेगेटिव देने लग जाए, तो वहां पे हमारे को रेंज लिखनी है कि कौन से वाले वैल्यू केस में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब सारे रियल नंबर्स की बात हो रही, तो हम लोगों ने आर के लिए हम लोगों ने सब यहाँ पे चेक कर लिया, बट लेकिन आपको कई बार रेंज दे रहे तो उस रेंज के लिए भी आपको चेक करना पड़ सकता है। तो चलिए इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 sin की पावर 5x cos की पावर 4x dx। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से देखा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे साथ में हो रहा है भाई साहब प्रॉपर्टी का यूज। अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, कौन सा वाला, -a से लेके a तक, अगर मेरे पास में एफ एक्स dx है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑड फंक्शन हो, कौन सा फंक्शन हो, ये एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास में ऑड फंक्शन होता है तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, बराबर जीरो हो जाएगा। चलिए इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से पता है, बट अभी ऑड फंक्शन के लिए भी हम लोग चेक करते हुए चलते, फिर अगर इवन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी बता देंगे। चलो अगर मेरे पास में ये है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये जो फंक्शन दे रखा है इसको चेक करना है कि ऑड है या इवन है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास में x है उसकी जगह पे निगेटिव वैल्यू रखते हैं। निगेटिव कौन सा वाला, यानी -x रख दो, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन 5x cos 4x, ये क्या है मेरे पास में fx है। अगर मेरे को ऑड फंक्शन चेक करना है तो माइनस ऑफ x यहाँ पे चेक कर लूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन 5 ऑफ -x cos 4 ऑफ -x। तो यहां से माइनस ऑफ साइन की पावर 5x cos की पावर 4, यानी माइनस तो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, cos ऑफ माइनस थीटा, याद है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos थीटा होता है, बस वाला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ fx हो रहा है, मतलब f ऑफ -x पे क्या हो रहा है, माइनस ऑफ fx आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ये मेरे पास में ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 साइन की पावर 5x cos की पावर 4x बराबर dx बराबर 0। आंसर निकल के आ जाएगा। dx लिखना मत भूलना भैया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, dx आपको लिखना ही है साथ में। और अगर कोई सा आंसर आता है, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी कांस्टेंट लगाना मत भूलना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगता, ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके आधे से एक नंबर जो कटने की उम्मीद थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा लगाना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ देख लूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, इवेल्युएट -1 से लेके 2 तक के अंदर मॉड ऑफ x³ - x dx, क्या करना है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट से कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे यहाँ पे छोटी सी बताना मेरे बच्चे, वो क्या कि एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर पाते इंटीग्रेशन में, उसको क्या करते हैं, लिमिट में ब्रेक करते हैं कि भाई साहब कौन से फंक्शन पे पॉजिटिव देगा, कौन से फंक्शन पे निगेटिव देगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, क्या है मेरे पास में, fx दे रखा है, fx बात मान लेता हूं, अभी मॉड्यूलस मैंने 2 सेकंड के लिए भूल गया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा मैंने, x³ - x लिया। अब यहाँ पे जो लिमिट दे रखी ना, इसको तोड़ते हुए लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे क्या, -1, यानी x पुट करा, क्या -1 पुट करा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 पुट करा तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा, -1 + 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, यानी -1 पे तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब क्या, -2 नहीं, उससे 0 के पास वाली, जो हमारे पास में स्केल रहता है ना
उस स्केल को हम लोगों को यहाँ पे देखते हुए चलना है। ठीक है, ये -1 है, ये क्या है मेरे पास में यहाँ पे 2 और ये क्या है मेरे पास में 0। अब सबसे पहले मैंने क्या रखा यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं। चलो फटाफट से हम लोग 0 रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास में 0 आ रही है। चलिए बात भी समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो आपको रखना है वो क्या रखना है, -1 से लेके 0 तक के बीच में, यहाँ पे -1 और 0 के बीच में 0 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन तो वर्क कर रहा होगा। अगर ये फंक्शन कोई वर्क कर रहा है तो इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, पॉजिटिव में या निगेटिव के अंदर। तो मेरा बोल दिया भैया यहाँ पे मैंने रखा क्या, x बराबर -1/2। तो जैसे ही मैं x बराबर -1/2 यहाँ पे पुटअप करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ -1/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, जैसे ही रखा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 का क्यूब माइनस ऑफ -1/2। बात समझ में आ रही है। तो -1/8 प्लस 1/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो मतलब ये तो मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अब 0 से लेके 2 तक के बीच के अंदर, तो 2 जैसे ही मैं पुट अप करूंगा तो ये तो मुझे पॉजिटिव नंबर देगा, देखने पे ही मिल रहा है। बट यहाँ पे 1 भी तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, f ऑफ 1 रखा, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास में 0 मिल रहा है, यानी 0 से लेकर 1 तक के बीच में भी हमारे पास में क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में मैंने कोई सी भी एक वैल्यू रखी, चलो 1/2 ही रख देते। तो 1/2 रखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे f ऑफ 1/2 पुट अप करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 का क्यूब -1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो 1/8 -1/2 मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, मैं समझाते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ गई। और 1 से लेके 2 तक के बीच में कोई सी भी रख दो, 1 से लेके 2 तक में यानी 1.5 यानी 3/2 रख देते। तो जैसे 3/2 का क्यूब यानी 27/8 माइनस 3/2, तो भी पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चेक करना आपको जरूरी है कि भाई साहब आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हालांकि आपको चेक करते हुए यहाँ पे लिखते हुए चलना है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1 से लेके 0 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में x क्यूब माइनस x। अब एक बात बताओ, ये ले मेरे लिए तो पॉजिटिव था, अब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा क्या, 0 से लेके 1 तक के अंदर x क्यूब माइनस x dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे भी dx है, प्लस यहाँ पे 1 से लेके 2 तक के अंदर यही फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का काम करेगा। चलिए फटाफट सब लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या जा रही है मेरे पास में यहाँ पे, -1 से लेके 0 तक, माइनस के अंदर x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1 तक, प्लस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 से लेके 2 तक। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फटाफट से अपर लिमिट पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, 0 माइनस -1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2। बात समझ में आ रही है। माइनस के अंदर यहाँ पे रखते चले जाते हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/2 माइनस ऑफ 0 प्लस 2 की पावर 4/4 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, माइनस के अंदर 1 रखूंगा तो 1/4 माइनस 1/2। तो फटाफट से अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। और अब इसको सॉल्व कर लेते हो, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/2। बात यहां तक समझ में आ गई है। तो फटाफट से अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो 1/4 1/4 1/4 मतलब 3/4 डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4
4 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2 लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 3/2 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। चलिए यहाँ पे 6/4 कर दो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3/4 +2 तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 9 10 11 11/4 क्या आ जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है और कहां पे किया जाता है तो वो चीज को आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है find the projection of a vector a vector equal to I plus 2j plus 3k on the vector b is equal to 2i plus k। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास में क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b वेक्टर। चलिए फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर की बात हो रही है कौन सी a b के ऊपर ये पोजीशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b वेक्टर। अगर गलती से आपको बोल दे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है ए वेक्टर आ जाता है। जो चीज हमारे को है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना जरूरी है। तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं ए डॉट बी के लिए तो आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i प्लस के बात समझ में आई है और मॉड ऑफ बी यानी 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई में आई का मल्टीप्लाई 2 प्लस जे तो है नहीं के का के में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4 और 1 √5 तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में √5 तो यहाँ से आ जाएगा √5 आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास में 12वें क्वेश्चन का पहला वाला यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और पेपर आप अच्छे तरीके से समझ के यहाँ पे सॉल्व करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।